ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर रहा था आपका कि यहाँ आईडी है, रोल है, नेम है। अगर मान लो आपको न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, न्यू रिकॉर्ड डालना, और जिसका मान लो ID2 का डालना है, कुछ रोल डालना है 3M को, या कुछ XYZ यहाँ लिख दिया मैंने, XY ABC लिख दिया, तो ये रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है इस टेबल में। तो आप कौन सा कमांड का यूज करोगे, ठीक है। तो हमारे डेटाबेस में बहुत सारे कमांड्स होते हैं इंसर्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। ऐड करने के लिए कमांड आपके पास होता है, क्रिएट भी होते हैं, इंसर्ट भी होता है। तो लेकिन कौन सा ऐसा कमांड है जिसके यूज न्यू रिकॉर्ड को, मतलब न्यू डेटा को, मतलब 1 2 जमा कर लिया फिर 3 करना है, तो उसके लिए आपके पास जो कीवर्ड कमांड होते हैं इंसर्ट होता है। इंसर्ट करके आप न्यू रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे यूज करते हैं इंसर्ट को आप। तो देखो, इन एसक्यूएल डिफरेंट कमांड्स आर यूज फॉर डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटा टेबल पे और डिफरेंट टेबल डेटा पे, डेटा स्ट्रक्चर पे कुछ काम करने के लिए, टेबल पे मतलब मैनिपुलेशन वगैरह करने के लिए हम कमांड्स का यूज करते हैं, क्यूरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। जबकि इंसर्ट कमांड क्या है, इंसर्ट कमांड के न्यू रोज को ऐड करना है, ठीक है। इससे आप एक कॉलम में एक से ज़्यादा कॉलम एक साथ भी इंसर्ट कर सकते हो, जिसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम नेम, वैल्यूज एंड वैल्यूज, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल में दिखाता हूँ कि आपका ऐसा लिखा रहेगा, आपको इंसर्ट करना होता तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम आप लिख लो, मान लो टेबल स्टूडेंट है, टेबल नेम इज स्टूडेंट। उसको कॉलम आपका मान लो कि आईडी है, नेम है, ठीक है, 2 ही कॉलम में रख रहा हूँ। फिर वैल्यूज आप लिखो, वैल्यूज, फिर वैल्यूज में लिखो ID1 और नेम में लिखो मोहन, ठीक है। अब इसके बाद सेमीकोलन आके इंसर्ट करोगे या क्यूरी रन करोगे तो आपका डेटा न्यू डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इंसर्ट कर सकते हो। क्रिएट कमांड के मैं यूज बताता हूँ, क्रिएट कमांड का यूज कैसे करते हैं। मेनली क्रिएट कमांड का यूज हम न्यू, अगर टेबल बनाना है आपको या न्यू डेटाबेस बनाना है तो उस क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कि कैसे क्रिएट टेबल, न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम लिखते हैं, ये टेबल नेम है आपका, टेबल नेम है आपका। फिर टेबल के बाद कॉलम्स लिखे जाते हैं, ये सारे आपके कॉलम्स हैं। और कॉलम्स के साथ साथ उनको ये आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है कि ये जो कॉलम्स है ये किस टाइप के हैं, ठीक है। तो ये जो कॉलम्स का टाइप है वो इंटीजर है, कि मतलब स्टूडेंट आईडी में आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, आप इसमें कैरेक्टर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। जिसमें जैसे नेम लिखा हुआ तो नेम में वैरकर, वैरकर मतलब होता है कि आप कैरेक्टर भी डाल सकते हो और इंटीजर भी डाल सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर प्लस इंटीजर दोनों डेटा को डाटा डाल सकते हो। जबकि एज में मैंने इंटीजर स्पीक किया है तो एज में आप इंटीजर ही सिर्फ डाल सकते हो, आप एज में इंटीजर नंबर डाल सकते हो, 2 4 6 इसे ही डाल सकते हो, ठीक है, या फिर 25 जो भी। आप कैरेक्टर ABCD इंसर्ट नहीं कर सकते हो अगर इंटीजर है तो, लेकिन अगर वैरकर है तो आप कैरेक्टर भी डाल सकते हो, इंटीजर भी डाल सकते हो। इस प्रकार से आप क्रिएट कमांड से टेबल का क्रिएट करते हो, ठीक है। मैंने बताया ऐड कमांड का भी यूज हम करते हैं टेबल में। तो अल्ट ऐड कमांड का यूज हम करते हैं जब टेबल में अल्टर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस वैरकर 100। जैसे मान लो कि मैंने टेबल क्रिएट कर दिया, बाद में मुझे लगा कि स्टूडेंट आईडी नेम के अलावा, एज के अलावा एक और फील्ड होना चाहिए एड्रेस से, कि इस टेबल में एड्रेस भी हो, ठीक है। तो उसके लिए एक कमांड हम यूज करते हैं जिसका नाम है अल्टर टेबल, अल्टर कमांड, ठीक है। और हम उसको यूज करते हैं अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स, फिर लिखते हैं ऐड, जहां मैंने ऐड यूज किया ऐड। उसके बाद आपका न्यू क्या ऐड करना चाहते हो तो एड्रेस ऐड करना चाहते हो तो मैं लिखा एड्रेस, और फिर मैंने एड्रेस का स्पेसिफिक साइज बताया कि ये कैसा रहेगा, वैरकर रहेगा, ठीक है। मैंने कैरेक्टर भी डाल सकते हैं और इंटीजर भी डाल सकते हैं। उसका साइज कितना चाहते थे, हम चाहते हैं 250 कैरेक्टर में 250 लेंथ रहे, ठीक है। और 250 लेंथ में कम से कम यहाँ 100 लिखा हुआ, मैं लिखा है 250 कैरेक्टर में एड्रेस आपका सेव हो, मतलब जो कैरेक्टर एड्रेस का लेंथ हो और एटलीस्ट 250 हो, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम 250 रख सकते हो, 250 ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो हम इस प्रकार से ऐड कमांड का यूज यहाँ
करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अगर डेटाबेस की बात किया जाए, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का। तो मैं पहले आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने बैंकिंग सिस्टम देखा, तो बैंकिंग सिस्टम में जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, जो डेटाबेस सिस्टम यूज किया जाता है, वो जो सिस्टम यूज किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम किया जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि मल्टीपल कंप्यूटर मल्टीपल जगह पर रखे जाते हैं। ठीक है, और उनके लिए सेंट्रलाइज सर्वर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप एटीएम यूज कर रहे हो, तो आप एटीएम कहीं से भी यूज कर रहे हो, आपका एटीएम अगर आपके घर का है तो आप उसे किसी भी शहर से यूज कर रहे हो, वो कैसे पॉसिबल है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम से ही पॉसिबल है। क्योंकि उनके पास होता है कि आपके सारे रिकॉर्ड्स एक सेंट्रलाइज सर्वर में रख दिए जाते हैं, और आपका एटीएम क्या करता है, उनको एक्सेस करता है। और सेंट्रलाइज सर्वर से, जैसे आपका ये सेंट्रलाइज सर्वर है और बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे, मान लो ये सब बैंक है, ये सब क्या है, बैंक है, और सभी बैंक कनेक्टेड है, इसे सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्टेड है। ये आपको बैंक है, ये भी बैंक है, और सारे बैंक क्या है, ये सेंट्रलाइज सर्वर है से कनेक्टेड होते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम बनता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। तो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में फायदा हमको यह होता है कि हम अगर एटीएम से कहीं निकाल रहे पैसा, तो हमें अपने जरूरत नहीं कि अपने होम बैंक में, होम अकाउंट में जाना पड़े, होम बैंक में जाना पड़े, हम एटीएम से किसी भी जगह पे निकाल सकते हैं, कि हमारे सिस्टम में सर्वर पर डेटा रखा रहता है, वहाँ से हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज पूछा गया था। तो डेटा एक्सेसिबिलिटी इसकी एडवांटेज है, क्योंकि हम कहीं भी डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, एक सर्वर है तो कहीं भी एक्सेस कर पा रहे हैं ना, कहीं भी कोई भी एटीएम से बैंक से एक्सेस कर पा रहा है डेटा को, या किसी एटीएम से भी कनेक्टेड होता है। ये एटीएम भी है, एटीएम से भी कनेक्टेड है। ये डेटा सिक्योरिटी, हाँ, यहाँ ऐसा बनाया जाता है इस सर्वर को कि अगर मान लो डेटा हमारे इस सिस्टम में, इस बैंक में लॉस कर गया, एक बैंक था, डेटा सारा इसका लॉस कर गया, सारा डेटा इसका करप्ट कर गया, ये चोरी हो गया, लॉस कर गया, सारा डेटा का हैक कर लिया गया कि इस बैंक का, बट हमारे पास सर्वर में डेटा है, ये डेटा वापस इसको दे देगा। ऐसा होता है ना कि जब मान लो पेमेंट मेरा कट जाता है इस बैंक से, तो कुछ समय के बाद हमारा पेमेंट रोल बैक होता है और वापस पेमेंट आता है। तो ऐसा कहाँ से होता है, सर्वर से होता है, क्योंकि सर्वर में कमिट, फाइनल कमिट नहीं होता है वो। ठीक है, फाइनल कमिट सर्वर से होती है, सर्वर में जब कमिट हो जाता है उसके बाद डेटा हमारे तब जाके डेटा फाइनली अप्रूव होता है। तो हमारा डेटा सिक्योरिटी भी हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इस प्रकार से प्रोवाइड करता है। डेटा इनकंसिस्टेंट, यही प्रॉब्लम होती है। मान लो कि नेटवर्क में होता है, इंटरनेट की जरूरत होती है, इसे इंटरनेट की जरूरत होती है। हो सकता है कभी इंटरनेट स्लो हो गया और मैंने क्या किया, इस एक एटीएम से, कहीं भी एक एटीएम था, वहां से मैंने पैसे विथड्रॉ कर लिए। क्या कर लिया, मैंने मनी विथड्रॉ कर लिया। उसी टाइम पे कोई और मेरे एटीएम से, कोई मेरे बैंक से पैसे विथड्रॉ कर रहा है। कोई मेरे बैंक से मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा हूं और कोई मेरे बैंक से पैसे निकाल रहा है। ठीक है, तो इन केस में ऐसा हो कि यहां से पैसे निकालो, आपके पास मान लो 5,000 थे, आप यहां से 4,000 निकाल लियो, आपके पास 1,000 बच रहा है, लेकिन आप बैंक से भी अब 4,000 निकाल लियो। तो एक तरह से एट ए टाइम किसी नेटवर्क की वजह, सर्वर की वजह से डेटा अपडेट नहीं हो पाया। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि डेटा आपका इनकंसिस्टेंट है। कहीं पे डेटा आपका, यहाँ पे पहले से 5,000 डेटा था आपको सर्वर में,
यहाँ से 4000 इसको भी निकल गया और 4000 यहाँ भी निकल गया, नेटवर्क स्लोवर की वजह से, नेटवर्क फेलियर की वजह से। तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है कि डेटा यहाँ कुछ है और डेटा वहाँ कुछ है। तो इस प्रकार से हमें डेटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम आती है। और इसका प्रॉफिट ये है, सिक्योरिटी हमें मिलती है, हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, हमें डेटा एक्सेसिबिलिटी मिलती है। पर बैंक वालों को डेटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि एटीएम से आप निकालो, नेटवर्क फेलियर हुआ, सर्वर आपका अपडेट नहीं हुआ डेटा, तो आप 2 जगह पे सेम अमाउंट निकाला जा सकता है, ठीक है। और आपको पता ही चला कि आपको अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, क्योंकि आपको लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मूव करते हैं। क्वेश्चन 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। कहता है कि ई कॉमर्स मॉडल नहीं है। ई कॉमर्स का मतलब, अब कहने का मतलब सिंपल से ये मॉडल बात करते हैं कि जिसमें हमें मार्केट से कुछ लें, खरीदें, बेचें, इस प्रकार सेलिंग मार्केट से जो मॉडल्स का ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोग बोलते हैं कि इसमें हम सेलिंग करते हैं, किसी प्रकार का सेल मार्केट से प्रोडक्ट बेचते हैं, खरीदते हैं, इस प्रकार का मॉडल को हम ई कॉमर्स मॉडल कहते हैं। इससे लिखा भी होगा मैंने आपको कि ऑल द ऑप्शन रिकॉग्नाइज्ड कॉमन ई टाइप्स ऑफ कॉमर्स मॉडल। मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा है जो ई कॉमर्स मॉडल नहीं है, और ई कॉमर्स मॉडल ऐसा मॉडल कहते हैं जहाँ हम किसी तरह का सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन था बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर तो आपके लिए सिंपल, आप देखते आए हो, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट क्या करता है, आपको सेल करता है, आप लोग कंज्यूमर हो, क्या करता है, तो वो एक प्रकार का बिजनेस टू कंज्यूमर या आपका एक ई कॉमर्स मॉडल ही है, जिसमें आप सेलिंग किया जा रहा है, एक बिजनेसमैन सेलिंग कर रहा है, एक कंपनी सेलिंग कर रही है, आप उसे खरीद रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है यहाँ अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, ठीक है। मैंने ऑप्शन बी अगर देखा जाए, बिजनेस टू कंज्यूमर में आपका हो गया फ्लिपकार्ट, आपका अमेजन, आपका मीशो और सो मैनी, बहुत सारे ऐसे हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और कंज्यूमर टू बिजनेस की बात किया जाए, आपने ओला का नाम सुना, ओलाक्स, जहां आप अपने सामान को बेच देते हो। यहाँ पे आप कंज्यूमर टू बिजनेस में मैं आपको बता देता हूँ, फ्रीलांसिंग करना, ये नहीं, ओलेक्स आपका माल को ओथी बेचता है, क्या कहते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर की करता है। लेकिन बात किया जाए इसकी कंज्यूमर टू बिजनेस की, तो फ्रीलांसिंग, आपने फ्रीलांसिंग नाम सुना। फ्रीलांसिंग अगर आपने नहीं सुना, मैं बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें क्या कहा जाता है कि कोई कंज्यूमर आया या कोई बिजनेसमैन आया, वो आपसे बोला कि कोई यूजर से, जैसे हम लोग यूजर से, जैसे मान लो डेवलपर है और डेवलपर वाला काम वो भी होता है या किसी तरह का काम किया जाता है, तो उन लोग बोला कि हाँ मेरे लिए ये वेबसाइट बना के दे दीजिए, ठीक है, तो मैं आपके इसके बदले $50 दूंगा, ठीक है। तो हम उसको बना के दे दिए, तो मुझे $50, वो कंपनी है और हम एक कंज्यूमर है, तो मैंने $50 लिया, उसे सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। तो इस प्रकार का मॉडल भी फॉलो मार्केट्स में किया जाता है, जिसे फ्रीलांसिंग हम लोग कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि मान लो कि कोई ऐसा नहीं कि वेबसाइट या सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, कोई कहा गया कि पिक्चर्स मेरे लिए डेटा एंट्री कर दो, मैं उसके लिए $50 दूंगा। तो किसी कंज्यूमर ने डेटा एंट्री किया और कंपनी को दे दिया, कंपनी को ज़रूरत है, कंपनी हार्डवेयर चाहती है कि हम एम्प्लॉय को हायर नहीं करें और किसी मार्केट से किसी कंज्यूमर से यूज काम करा ले, फिर अपना काम खत्म कर ले, कुछ उसके पैसे देते, बस हमको सैलरी भी नहीं देना पड़े मंथली। तो इस प्रकार का बिजनेस को हम कंज्यूमर टू बिजनेस कहते हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग करते हैं। और ऑप्शन 3 है आपका है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपने किसी पुराना सामान को बेचा है, जैसे कि आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि जैसे OLX में कहते हैं पुराने सामान को हम बेच देते हैं। तो आप क्या करो, हम भी कंज्यूमर, जो ले रहा है वो भी कंज्यूमर, मतलब हम कंपनी तो है नहीं, हम बेच रहे हैं। अगर मेरा पुराना लैपटॉप है, मैंने बेच दिया, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं भी कंपनी नहीं बनाया हूँ, बिजनेस तो मेरा है नहीं कि मैं डेली बेचते रहा हूँ लैपटॉप, बिजनेस मेरा नहीं है। बट मैं एक लैपटॉप था, मैंने उसको बेच दिया और किसी और कंज्यूमर ने खरीद लिया जिसको ज़रूरत थी। तो उस प्रकार का बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल को हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं।
जैसे कि हमें फैसिलिटी OLX के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, OLX वेबसाइट के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाती है। फ्रीलांसर द्वारा हमें कंज्यूमर टू बिजनेस की फैसिलिटी मिलती है, और फ्लिपकार्ट अमेजन द्वारा हमें बिजनेस टू बिजनेस मिलती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बिकॉज क्योंकि यहाँ नॉट पूछा गया था कि नॉट, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे सारे हैं जो ई कॉमर्स मॉडल ही हैं, हमारे सेलिंग करने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारे मॉडल है। तो नन ऑफ द, कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो नहीं है, मार्केट में हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के चलते हैं 149 की ओर। तो बीच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके अब आगे क्वेश्चन भी है आपके पास, ये 149 बेटर एटलीस्ट। ओके, मैं चेक करता हूँ तब तक, तुम बफर हो रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करता हूँ 149 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं अलीबाबा, अमेजन तो आप कंफर्म हो कि अमेजन को मैंने अभी बताया कि बिजनेस टू कंज्यूमर में फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो वगैरह होती है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। जबकि गूगल तो एक सर्च इंजन है, गूगल का आपका यह क्या है, एक सर्च इंजन है। ये आपको कोई किसी प्रकार का फ्लिपकार्ट का जैसा या फिर मीशो का जैसा या अमेजन का जैसा आपको प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं करती, प्रोडक्ट को नहीं देती है। ठीक है, और अलीबाबा की बात किया जाए तो अलीबाबा भी एक प्रकार का सर्च इंजन ही है, सॉरी, एक सर्च इंजन नहीं है। मैं इसको बताता हूँ कि आपका यह सर्च इंजन नहीं है। अगर बात किया जाए कहाँ की अलीबाबा की, तो अलीबाबा एक बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है, इसमें लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं अलीबाबा में, और एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो अलीबाबा में एक वेबसाइट भी है अलीबाबा का, तो उसमें होता है, बट मुख्य रूप से जब मेनली इसका यूज किया जाता है अलीबाबा का, वो एक बिजनेस टू बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, B2B ई कॉमर्स साइट के लिए इसका यूज किया जाता है। याद रखना, अलीबाबा का यूज हम बिजनेस टू बिजनेस के लिए ही मुख्य रूप से करते हैं, बट इसका कुछ पार्ट ऐसा है कि हम बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए भी यूज करते हैं, पर मेनली जो यूज करते हैं वो बिजनेस टू बिजनेस यूज करते हैं। और अमेजन तो पूरी तरह से बिजनेस टू कंज्यूमर ही है, बिजनेस हमारा फ्लिपकार्ट बिजनेस कर रहा है और हम लोग कंज्यूमर है। और गूगल आपका नहीं तो ये बिजनेस टू बिजनेस कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है, ये एक सर्च इंजन है। आपने मैंने बताया ये एक सर्च इंजन है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि बिजनेस टू कंज्यूमर रिफर्स टू ऑनलाइन सेल्स रिफर्स करते हैं, वेयर बिजनेस एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, मतलब जैसे ऑनलाइन आप सेल कर रहे हो तो बिजनेस टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल है। अगर बिजनेस टू कंज्यूमर की एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपका अमेजन, आपका फ्लिपकार्ट, आपका मिंत्रा, आपका स्विगी एंड जोमेटो, ये सब आपका बिजनेस टू कंज्यूमर है। जबकि आपका अपवर्क, ईबे, अलीबाबा, ये सब बिजनेस टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल नहीं है। अलीबाबा आपका बिजनेस टू बिजनेस का है, ईबे आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर का है, और अपवर्क कंज्यूमर टू बिजनेस का आपका एग्जाम्पल है। लास्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि वैसा टूल जिसमें इमेज का भी वर्क हो, वीडियो भी हो, वीडियो को भी एडिट किया जाए,
ग्राफिक्स भी हो, प्रेजेंटेशन भी हो, ग्राफिक्स कर सकते हो या प्रेजेंटेशन। एक सेकंड ऑफ है क्या? ये प्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं। इसमें आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट एडिटिंग भी कर सकते हो। तो वैसा टूल जिस टूल में सारे फीचर हो, वो इमेज एडिट कर सके, वीडियो भी एडिट कर सके, ग्राफिक्स या प्रेजेंटेशन भी एडिट कर सके, उस प्रकार को टूल को मल्टीमीडिया टूल कहा गया। मल्टीमीडिया मतलब बहुत सारे मीडिया, इमेज, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ, उसमें सब कुछ एडिट कर सके। तो ऑप्शन दिया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अबाउट फोटोशॉप, अबाउट फ्लैश, मोर देन। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जो आपका टूल है वो सिर्फ वर्ड एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें आप पिक्चर को एडिट नहीं कर सकते हो, आप वीडियो को एडिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप वर्ड को एडिट कर, टेस्ट वर्ड या टेस्ट का हो, आप टेस्ट एडिट कर सकते हो, टेस्ट एडिटिंग कर सकते हो। फोटोशॉप की बात किया जाए तो यहाँ से पिक्चर एडिट किया जाता है, यहाँ पे आप वीडियो एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हो। बट अबाउट फ्लैश वो एग्जाम आपका टूल है जो मल्टीमीडिया के लिए यूज किया जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मल्टीमीडिया टूल इज अ सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज एनिमेशन। आप मल्टीमीडिया में एनिमेशन करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, ई लर्निंग मटेरियल बनाते हो। दिस टूल इंटीग्रेट टेक्स्ट को इंटीग्रेट करते हैं, इमेज इंटीग्रेट करते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेज, सब कुछ इंक्लूड करते हैं। उस प्रकार का टूल को ही हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो अबाउट फ्लैश, अबाउट ऑथर वे, यूनिटी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी, यहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी आपका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। यूनिटी, अबाउट फ्लैश, बट एमएस वर्ड सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, एक्सेल सिर्फ स्प्रेडशीट कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, स्प्रेडशीट करने के लिए, फोटोशॉप सिर्फ ग्राफिक्स एडिटिंग करने के लिए। तो सबका अलग अलग काम है। बट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको याद रखना, आप ये याद रख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अबाउट फ्लैश, ये सब जो टूल होते हैं, जो मल्टीमीडिया को फॉलो करते हैं, मल्टीमीडिया को मतलब मल्टीमीडिया वाला वर्क करते हैं, मतलब मल्टीपल वर्क करते हैं, कहने का मतलब है एक वर्क सिंगल वर्क नहीं करता, सिंगल एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं है, मल्टीमीडिया मतलब मल्टीपल वर्क वो कर सकते हैं, क्योंकि बस बड़ा अक्सर आप मैंने बता ही दिया आपको। ओके, थैंक यू गाइज। प्लीज share and like